आज हमारी इस गहन चर्चा का विषय है परमाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। एक ऐसी स्थिति की कल्पना की जा सकती है जहां एक 15 इंच का भारी भरकम तोप का गोला एक पतले टिश्यू पेपर पर दागा जाए। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, और वो गोला उस टिश्यू पेपर को फाड़ने के बजाय उससे टकराकर वापस उसी दिशा में लौट आए जहां से उसे दागा गया था। एकदम असंभव। लेकिन भौतिक विज्ञान के इतिहास में अर्नेस्ट रदरफोर्ड के एक प्रयोग में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। और इसने पूरी दुनिया की वैज्ञानिक समझ को पलट कर रख दिया, क्योंकि एक लंबा दौर ऐसा था जब ये माना जाता था कि परमाणु यानी एटम ब्रह्मांड का सबसे आम और न टूटने वाला कण है। सही कहा। इस तोप के गोले वाले प्रयोग की अहमियत को पूरी तरह से समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। 19वीं सदी के अंत तक जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत ही विज्ञान की दुनिया का सबसे बड़ा सच माना जाता था। डाल्टन का जो इनडिविजिबल एटम वाला कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल। डाल्टन का बहुत ही स्पष्ट मानना था कि परमाणु अविभाज्य है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पदार्थ को अगर छोटे और छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाए तो अंत में जो सबसे छोटा कण बचेगा, जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता, वही परमाणु है। एक ठोस छोटे से गोले जैसी संरचना। लेकिन प्रकृति अपने ही तरीके से सिद्धांत पर सवाल खड़े कर रही थी। सबसे बड़ा संकेत स्थिर विद्युत यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से मिला। हाँ, जैसे जब सूखे बालों पर कंघी रगड़ी जाती है तो वो कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींचने लगती है। कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ने से भी ऐसा ही कुछ होता है। तो अब मुख्य सवाल ये खड़ा हुआ कि अगर परमाणु वाकई में अविभाज्य है और उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो दो चीजों को रगड़ने पर ये विद्युत आवेश या चार्ज पैदा कहाँ से हो रहा है? वही तो, इसी उलझन में पहली बार ये स्पष्ट संकेत दिया कि परमाणु कोई ठोस और खाली गोला नहीं है। उसके अंदर कुछ रहस्यमयी आवेशित कण या चार्ज्ड पार्टिकल्स मौजूद हैं। और यहीं से उस अविभाज्य होने के भ्रम की दीवार में पहली दरार आई। इन आवेशित कणों की खोज का सिलसिला बहुत ही रोचक रहा। सबसे पहली बड़ी सफलता 1897 में जे थॉम्सन को मिली, जब उन्होंने ये साबित किया कि परमाणु के भीतर एक बहुत ही हल्का ऋणात्मक या नेगेटिव चार्ज वाला कण मौजूद है, जिसे इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा था। कहानी का दूसरा हिस्सा थॉम्सन की खोज से भी लगभग एक दशक पहले 1886 में ही ई गोल्डस्टीन ने शुरू कर दिया था। गोल्डस्टीन गैस डिस्चार्ज ट्यूब्स के साथ प्रयोग कर रहे थे, है ना? हाँ, और उन्होंने एक बिल्कुल नए प्रकार के विकिरण की खोज की थी। उन्होंने इसे कैनल रेस का नाम दिया। ये किरणें धनावेशित यानी पॉजिटिव चार्ज वाली थीं। हालांकि उस समय वे इसकी पूरी प्रकृति नहीं समझ पाए थे। सही बात है। लेकिन इन्हीं कैनल किरणों के आगे के अध्ययन से परमाणु के भीतर एक और नए कण की पुष्टि हुई, जिसे बाद में प्रोटॉन कहा गया। अब विज्ञान के पास दो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से आ चुके थे। एक तरफ प्रोटॉन जिस पर पॉजिटिव चार्ज था और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज था। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी, वो इन दोनों के द्रव्यमान यानी मास का अंतर था। ओ हाँ, मास का डिफरेंस बहुत बड़ा है। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन की तुलना में लगभग 2000 गुना अधिक होता है। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि अगर प्रोटॉन एक भारी बोलिंग बॉल है, तो इलेक्ट्रॉन उसके सामने धूल के एक छोटे से कण के बराबर है। मैं सोच रही थी कि जब वैज्ञानिकों के सामने ये साफ हो गया कि इस सूक्ष्म परमाणु के अंदर एक भारी पॉजिटिव प्रोटॉन और एक बेहद हल्का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो उनकी अगली चुनौती क्या रही होगी? अगली सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि ये दोनों कण इस छोटी सी जगह में व्यवस्थित कैसे हैं, वे एक दूसरे के साथ रहते कैसे हैं। और इस पहेली को सुलझाने के लिए जे थॉम्सन ने सबसे पहला परमाणु मॉडल दुनिया के सामने रखा। थॉम्सन ने जो ढांचा प्रस्तुत किया उसे एक बहुत ही दिलचस्प और जाने पहचाने उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे गर्मियों में खाया जाने वाला एक तरबूज या फिर कोई क्रिसमस पुडिंग। हाँ, ये तरबूज वाली उपमा थॉम्सन के विचार को समझने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका लगती है मुझे। अगर एक तरबूज को बीच से काटा जाए तो उसका जो पूरा लाल खाने वाला हिस्सा दिखाई देता है, थॉम्सन के अनुसार वो परमाणु का धनावेश या पॉजिटिव चार्ज है। उनके विचार में ये पॉजिटिव चार्ज किसी एक जगह पर नहीं, बल्कि पूरे परमाणु में एक समान रूप से फैला हुआ है। और उस लाल हिस्से के अंदर जो काले बीज जगह जगह धसे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन है। बिल्कुल। थॉम्सन ने यही प्रस्तावित किया कि परमाणु मूल रूप से एक धनावेशित गोला है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन उसमें उसी तरह धंसे हुए हैं जैसे तरबूज में बीज। इस तरबूज मॉडल ने उस समय की एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक समस्या को हल कर दिया था।
इसने ये स्पष्ट कर दिया कि परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन यानी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होते हैं। सही कहा। इस मॉडल के अनुसार गोले का फैला हुआ पूरा पॉजिटिव चार्ज उसमें धंसे हुए इलेक्ट्रॉनों के नेगेटिव चार्ज के बिल्कुल बराबर होता है। दोनों एक दूसरे के प्रभाव को पूरी तरह से संतुलित कर देते हैं, जिससे पूरे परमाणु पर कोई चार्ज नहीं बचता। ये थॉमसन की एक बहुत बड़ी सफलता थी। परमाणु न्यूट्रल होते हैं, ये बात सच है, और इस मॉडल ने इसे गणितीय रूप से समझा भी दिया। लेकिन विज्ञान केवल तर्कों पर नहीं चलता। उसके लिए कठोर प्रयोगों के नतीजे चाहिए होते हैं। एग्जैक्टली। जब आगे चलकर अन्य वैज्ञानिकों ने परमाणु के भीतर झांकने के लिए और अधिक जटिल प्रयोग किए, तो जो नतीजे आए उन्हें थॉमसन का ये तरबूज मॉडल किसी भी तरह से सिद्ध नहीं कर पाया। क्योंकि अगर पूरा परमाणु एक समान धनावेशित गोला होता तो प्रयोगों के परिणाम बिल्कुल अलग आने चाहिए थे। और यहीं से विज्ञान को एक नए और अधिक उन्नत मॉडल की जरूरत महसूस हुई। और यहीं पर एंट्री होती है ऑनेस्ट रदरफोर्ड और उनके उस ऐतिहासिक सोने की पन्नी यानी गोल्ड फॉइल प्रयोग की। ये वही प्रयोग है जिसने हमारी चर्चा की शुरुआत के उस टॉप के गोले और टिश्यू पेपर वाले पल को जन्म दिया था। इस प्रयोग की रूपरेखा बहुत ही शानदार थी। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के लिए जानबूझकर सोने की ही पन्नी का चुनाव किया था। उसका एक बड़ा कारण था सोने का वह विशेष गुण जिसके तहत उसे पीट-पीट कर दुनिया की सबसे पतली चादर में बदला जा सकता है। उन्होंने जो सोने की पन्नी इस्तेमाल की वो इतनी पतली थी कि उसमें केवल 1000 परमाणुओं की ही मोटाई थी। 1000 परमाणु, मतलब लगभग ट्रांसपेरेंट ही रही होगी। इस प्रयोग की पूरी प्रक्रिया क्या थी? रुदरफोर्ड ने इस बेहद पतली सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की एक तेज बौछार की। ये अल्फा कण असल में हीलियम के नाभिक होते हैं जिन पर बहुत अधिक पॉजिटिव चार्ज होता है। और इनका द्रव्यमान 4u होता है? हाँ, चूंकि ये कण बहुत भारी और तेज गति वाले थे, रुदरफोर्ड को पूरी उम्मीद थी कि थॉमसन के मॉडल के अनुसार पन्नी में मौजूद सोने के परमाणुओं का फैला हुआ धनावेश इन भारी अल्फा कणों को थोड़ा बहुत उनके रास्ते से भटका देगा। उन्हें लगा कि अल्फा कण किसी नरम चीज से टकराकर बस हल्के से विचलित होंगे। बिल्कुल। लेकिन प्रयोग के जो वास्तविक नतीजे सामने आए उन्होंने पूरे विज्ञान जगत को स्तब्ध कर दिया। रदरफोर्ड के उस प्रयोग से मुख्य रूप से 3 ऐसे नतीजे निकले जिन्होंने परमाणु की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। पहला नतीजा ये था कि तेज गति से आने वाले ज्यादातर अल्फा कण सोने की पन्नी के आर पार बिल्कुल सीधे निकल गए, जैसे उनके रास्ते में कुछ था ही नहीं, जिसका सीधा सा मतलब ये था कि परमाणु के भीतर का ज्यादातर हिस्सा बिल्कुल खाली है। और दूसरा नतीजा ये था कि कुछ कण अपने सीधे रास्ते से थोड़े से मुड़ गए। चूंकि अल्फा कणों पर पॉजिटिव चार्ज था और वे मुड़ रहे थे, इसका अर्थ ये हुआ कि वो किसी दूसरे बहुत से प्रतिकर्षित या रिपेल हुए हैं। और ये पॉजिटिव चार्ज परमाणु में पूरी तरह फैला हुआ नहीं है, बल्कि बहुत ही कम जगह में सिमटा हुआ है। और फिर आया तीसरा और सबसे चौंकाने वाला नतीजा। लगभग हर 12,000 अल्फा कणों में से एक कण ऐसा था जो पानी को पार करने या मुड़ने के बजाय 180 डिग्री के कोण पर वापस उसी दिशा में लौट आया। और यही वो पल था जिसे रुदरफोर्ड ने टॉप के गोले के टिश्यू पेपर से टकराकर वापस लौटने जैसा बताया था। उस एक कण ने किसी बेहद ठोस, भारी और घनी चीज से सीधे टक्कर खाई थी। इन 3 अकल्पनीय नतीजों के आधार पर रुदरफोर्ड ने परमाणु संरचना के एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की खोज की, जिसे नाभिक या न्यूक्लियस कहा गया। रुदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का सारा धनावेश और उसका लगभग पूरा द्रव्यमान परमाणु के बिल्कुल केंद्र में एक अत्यंत सूक्ष्म जगह में केंद्रित होता है। ये जगह इतनी छोटी है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। प्रयोग के आंकड़ों के अनुसार इस नाभिक की त्रिज्या पूरे परमाणु की त्रिज्या से लगभग 1 लाख गुना छोटी होती है। इसे अगर एक दृश्य के रूप में समझा जाए तो मान लीजिए कि पूरा परमाणु 5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ एक विशाल खेल का मैदान है। उस पूरे 5 किलोमीटर के मैदान में नाभिक केवल बीचों बीच रखी हुई एक साधारण क्रिकेट बॉल के बराबर है। ये उदाहरण वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इसका मतलब है कि परमाणु के अंदर का वो विशाल हिस्सा महज एक खालीपन है। रुदरफोर्ड का ये नाभिकीय मॉडल बहुत क्रांतिकारी था। बिल्कुल। इसने एक स्पष्ट तस्वीर दी कि केंद्र में एक भारी और बहुत ही छोटा नाभिक है और जो हल्के इलेक्ट्रॉन हैं वे इस नाभिक के चारों ओर उस विशाल खाली जगह में चक्कर लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। लेकिन इतनी सुंदर और स्पष्ट तस्वीर पेश करने के बावजूद यह मॉडल भौतिक विज्ञान की कसौटी पर फेल हो गया, और इसके पीछे एक बहुत ठोस कारण था।
इस मॉडल के फेल होने का कारण भौतिकी का एक बहुत ही स्थापित और बुनियादी नियम था, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। इस नियम के अनुसार जब भी कोई आवेशित कण किसी गोलाकार रास्ते पर तेज गति से चक्कर लगाता है तो उसमें लगातार त्वरण यानी एक्सेलरेशन पैदा होता है। और कोई भी त्वरित आवेशित कण अपनी ऊर्जा को विकिरण यानी रेडिएशन के रूप में बाहर निकालता है। अब अगर रदरफोर्ड के मॉडल को सच माने तो इलेक्ट्रॉन भी एक आवेशित कण है जो नाभिक के चारों ओर गोल घूम रहा है। इसका मतलब है कि वो लगातार अपनी ऊर्जा खोता रहेगा। जैसे जैसे उसकी ऊर्जा कम होगी, उसकी गति धीमी होगी और उसका रास्ता छोटा होता जाएगा। और वो एक सर्पिल या स्पाइरल रास्ता बनाते हुए अंततः उस नाभिक से जा टकराएगा। अगर ऐसा होता तो परमाणु कुछ ही सेकंड के एक अंश में नष्ट हो जाता। पदार्थ का वो स्थिर स्वरूप ही संभव नहीं होता जो हम अपने चारों ओर देखते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि परमाणु अत्यंत स्थिर होते हैं। रुदरफोर्ड का मॉडल परमाणु की इस बुनियादी स्थिरता को समझाने में पूरी तरह असमर्थ रहा। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास था। एक तरफ प्रयोग साबित कर रहे थे कि मॉडल कैसा होना चाहिए, दूसरी तरफ भौतिकी के नियम कह रहे थे कि ऐसा मॉडल टिक ही नहीं सकता। बोर ने अपनी अवधारणाएं प्रस्तुत की। नील्स बोर ने रुदरफोर्ड के मॉडल को पूरी तरह से खारिज नहीं किया, बल्कि उसमें क्वांटम थ्योरी का तड़का लगाकर उसकी कमियों को दूर किया। बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ऐसे ही किसी भी अनिश्चित रास्ते पर चक्कर नहीं लगाते हैं। इसके बजाय इलेक्ट्रॉन केवल कुछ विशेष और निश्चित कक्षाओं में ही घूमने की अनुमति रखते हैं। उन्होंने इन विशेष कक्षाओं को विविक्त कक्षा या एनर्जी लेवल्स का नाम दिया, जिन्हें KLMN अक्षरों से या 1, 2, 3, 4 संख्याओं से दर्शाया जाता है। और बोर के इस नए मॉडल की सबसे बड़ी बात ये थी कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी इन विशेष कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो भौतिकी के सामान्य नियम उन पर लागू नहीं होते और उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। ऊर्जा नहीं खोने के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरते और इसी वजह से परमाणु हमेशा स्थिर रहता है। बोहर का ये मॉडल परमाणु संरचना को व्यवस्थित करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था, लेकिन विज्ञान की पहेली अभी पूरी तरह नहीं सुलझी थी। एक कण की कमी अभी भी स्पष्ट रूप से महसूस की जा रही थी। जब वैज्ञानिकों ने परमाणुओं का कुल द्रव्यमान मापा तो उन्होंने पाया कि परमाणु का द्रव्यमान केवल उसमें मौजूद प्रोटॉनों के द्रव्यमान के योग से कहीं ज्यादा था। चूंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो नगण्य है, इसलिए नाभिक के अंदर निश्चित रूप से कोई और भारी कण मौजूद होना चाहिए था जिस पर कोई चार्ज ना हो, ताकि परमाणु की न्यूट्रलिटी बनी रहे। इस रहस्य पर से पर्दा 1932 में जे चैडविक ने उठाया। उन्होंने एक और उप परमाणु कण की खोज की और इसे न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये कण पूरी तरह से अनावेशित या न्यूट्रल होता है। इस पर ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही नेगेटिव, लेकिन इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बिल्कुल बराबर होता है। और न्यूट्रॉन भी परमाणु के उसी छोटे से केंद्र यानी नाभिक में रहता है। हाइड्रोजन के एक विशेष रूप को छोड़कर ब्रह्मांड के लगभग सभी परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन की इस खोज के साथ ही परमाणु का जो एक पूरा चित्र है, केंद्र में भारी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और बाहर निश्चित कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन, वो अंततः पूरा हुआ। ये चित्र अब काफी स्पष्ट हो चुका है, लेकिन बोर के ऊर्जा स्तरों वाले मॉडल को लेकर एक और गहरा सवाल उठता है। अगर इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में घूमते हैं तो वे इन कक्षाओं में किस तरह बंटते हैं? ऐसा क्यों नहीं होता कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किसी एक ही कक्षा में जाकर बैठ जाएं? हाँ, बिल्कुल। इसके लिए नील्स बोर और एक अन्य वैज्ञानिक बुरी ने मिलकर एक व्यवस्थित स्कीम पेश की, जिसे बोर-बुरी स्कीम कहा जाता है। इसे समझने के लिए किसी स्टेडियम के VIP सीटिंग अरेंजमेंट की कल्पना की जा सकती है। ये स्टेडियम वाली तुलना बहुत सटीक बैठती है। जैसे किसी स्टेडियम में सबसे आगे वाली पंक्ति में बहुत कम कुर्सियां होती हैं और पीछे जाने पर कुर्सियां बढ़ती जाती हैं, वैसे ही इन कक्षाओं की भी एक क्षमता होती है। इस बंटवारे का एक बहुत ही व्यवस्थित नियम है, जिसे गणितीय रूप से 2n² से समझा जा सकता है, जहां n उस कक्षा की संख्या है। मैं इसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। अगर हम नाभिक के सबसे करीब वाली पहली कक्षा यानी K शेल की बात करें, तो नियम के हिसाब से n की वैल्यू 1 हुई। 1 का स्क्वायर 1 और 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 आया, तो उसमें अधिकतम केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और उससे आगे दूसरी कक्षा यानी L शेल में, वहां n की वैल्यू 2 होगी। 2 का स्क्वायर 4 और 4 का दुगना 8, तो उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। इसी तरह तीसरी कक्षा यानी M शेल में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉनों की जगह होती है,
लेकिन इन सब के साथ एक बहुत ही कड़ा और महत्वपूर्ण नियम और भी जुड़ा हुआ है। वो नियम ये है कि किसी भी परमाणु की जो सबसे बाहरी कक्षा होगी, उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, फिर चाहे उस कक्षा की अपनी सैद्धांतिक क्षमता कितनी भी ज्यादा क्यों न हो। और इलेक्ट्रॉनों के बंटवारे का ये नियम हमें रसायन विज्ञान के एक सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण पहलू की ओर ले जाता है, जिसे संयोजकता या वैलेंसी कहते हैं। इसे परमाणुओं के बीच एक प्रकार की रासायनिक दोस्ती या रिश्ते बनाने की क्षमता के रूप में देखा जा सकता है। हर परमाणु के भीतर एक स्वाभाविक इच्छा होती है कि वो पूरी तरह से स्थिर हो जाए। और ये स्थिरता उसे तब मिलती है जब उसकी सबसे बाहरी कक्षा पूरी तरह से भर जाती है, यानी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। इसे रसायन विज्ञान में अष्टक या ऑक्टेट पूरा करना कहते हैं। ब्रह्मांड में अक्रिय गैसें या नोबल गैसेस ही ऐसी हैं जिनका अष्टक पहले से पूरा होता है, इसलिए वे किसी से कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं करती। लेकिन बाकी सभी परमाणु अपना अष्टक पूरा करने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। और इसी जद्दोजहद से रासायनिक प्रतिक्रियाएं जन्म लेती हैं। अपने बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए एक परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु को देता है या उससे लेता है या फिर साझा करता है, इलेक्ट्रॉनों की वही संख्या उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। इसे सोडियम और फ्लोरीन के उदाहरण से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। इसका मतलब है कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। तो बोर-बरी नियम के अनुसार इनका बंटवारा कैसा होगा? पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी यानी सबसे बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन बचा। अब सोडियम को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 7 और इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, जो हासिल करना व्यावहारिक रूप से असंभव है। इसके बजाय प्रकृति का आसान रास्ता यह है कि सोडियम अपना वो सबसे बाहरी 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। जैसे ही वो इसे त्यागता है, उसके अंदर वाली कक्षा, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं, अब सबसे बाहरी कक्षा बन जाती है और सोडियम स्थिर हो जाता है। चूंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसलिए उसकी संयोजकता 1 होती है। इसके विपरीत फ्लोरीन को देखा जाए, इसकी परमाणु संख्या 9 है। इसका बंटवारा होगा पहली कक्षा में 2 और बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। अब फ्लोरीन को अष्टक पूरा करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। उसके लिए अपने 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेना बहुत आसान है। चूंकि वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए फ्लोरीन की संयोजकता भी 1 ही मानी जाती है। यही परमाणुओं के बीच के लेन-देन और रासायनिक बंधनों का मुख्य आधार है। इन बंधनों और लेन-देन के बीच ये भी समझना जरूरी है कि किसी भी तत्व की अपनी एक मूल पहचान कैसे तय होती है। आखिर सोने का परमाणु लोहे के परमाणु से अलग कैसे है? इस अंतर को 2 मुख्य अवधारणाओं से समझा जाता है: परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर और द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर। परमाणु संख्या को Z अक्षर से दर्शाया जाता है। ये वास्तव में किसी परमाणु का फिंगरप्रिंट है। किसी भी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की कुल संख्या ही उसकी परमाणु संख्या होती है। जैसे अगर किसी नाभिक में 6 प्रोटॉन हैं, तो उसकी परमाणु संख्या 6 होगी और ये तय है कि वो कार्बन ही होगा। दुनिया का कोई भी दूसरा तत्व ऐसा नहीं हो सकता जिसके नाभिक में 6 प्रोटॉन हों। वहीं दूसरी ओर द्रव्यमान संख्या, जिसे A से दर्शाते हैं, वो परमाणु के कुल वजन को बताती है। हम जानते हैं कि परमाणु का लगभग पूरा वजन उसके केंद्र में होता है। इसलिए नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिन्हें एक साथ न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है, की कुल संख्या का जोड़ ही उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। लेकिन प्रकृति इतनी भी सीधी और सरल नहीं है। डाल्टन ने कहा था कि एक ही तत्व के सभी परमाणु हर मायने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने गहराई से देखा तो उन्होंने पाया कि एक ही तत्व के कुछ परमाणु ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे से थोड़े अलग होते हैं, जिन्हें समस्थानिक या आइसोटोप्स कहा जाता है। समस्थानिक वे परमाणु हैं जिनकी परमाणु संख्या तो एक समान होती है क्योंकि वे एक ही तत्व है, लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या अलग-अलग होती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उनके नाभिक में प्रोटॉन तो बराबर हैं, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या घट या बढ़ गई है। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण हाइड्रोजन है। प्रकृति में हाइड्रोजन के 3 अलग-अलग रूप मिलते हैं। पहला है प्रोटियम, जिसके नाभिक में 1 प्रोटॉन है लेकिन कोई न्यूट्रॉन नहीं है।
दूसरा है ड्यूटेरियम, जिसमें एक प्रोटॉन के साथ एक न्यूट्रॉन भी आ जाता है। और तीसरा है ट्राइटियम, जिसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इन तीनों की पहचान हाइड्रोजन ही है, क्योंकि परमाणु संख्या 1 है, लेकिन इनके द्रव्यमान अलग-अलग हैं। इसी तरह कार्बन के भी कार्बन 12 और कार्बन 14 जैसे रूप मिलते हैं। समस्थानिकों के इस विषय से जुड़ा एक बहुत ही बड़ा रहस्य क्लोरीन का है। जब भी पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन का द्रव्यमान देखा जाता है तो वो 35.5 U यानी 35.5 U लिखा होता है। सीधा सीधा जोड़ होती है, जो कि होल नंबर होनी चाहिए। तो ये 33.5 कैसे हो सकता है? क्या प्रकृति में कोई न्यूट्रॉन आधा भी पाया जाता है? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। प्रकृति में कोई भी उपपरमाणु कण आधा या टुकड़ों में नहीं होता। ये जो 35.5 की संख्या है, ये दरअसल एक गणितीय औसत है। औसत यानी एवरेज? हाँ, होता यह है कि प्रकृति में क्लोरीन के परमाणु मुख्य रूप से 2 समस्थानिकों के रूप में पाए जाते हैं। एक का द्रव्यमान 35 U है और दूसरे का द्रव्यमान 37 U है। और मजेदार बात यह है कि ये प्रकृति में 3:1 के हिस्से में मौजूद हैं। यानी अगर हम क्लोरीन का एक नमूना लें तो उसमें 75% परमाणु 35 U वाले होंगे और 25% परमाणु 37 U वाले होंगे। बिल्कुल। जब विज्ञान में इन दोनों के अनुपात को ध्यान में रखकर इनका औसत द्रव्यमान निकाला जाता है तो वो 35.5 U निकल कर आता है। ये औसत है जो हम किताबों में देखते हैं, ना कि किसी एक अकेले परमाणु का द्रव्यमान। इन समस्थानिकों के विशेष भौतिक गुणों के कारण आधुनिक दुनिया में इनके कई महत्वपूर्ण उपयोग भी हैं। जैसे यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर जैसी घातक बीमारी के इलाज में रेडियोथेरेपी के लिए किया जाता है। इसी तरह आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल घेंघा या गोइटर रोग की चिकित्सा में किया जाता है। परमाणु की पहचान से जुड़ा एक और शब्द है जो समस्थानिक का बिल्कुल उल्टा लगता है, समभारिक या आइसोबार्स। समभारिक का मतलब है अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो अलग अलग होती है, लेकिन संयोग से उनकी द्रव्यमान संख्या बिल्कुल एक समान होती है। आर्गन और कैल्शियम इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। आर्गन की परमाणु संख्या 18 है और कैल्शियम की 20। ये दोनों बिल्कुल अलग तत्व हैं जिनके प्रोटॉनों की संख्या अलग है। लेकिन जब हम इनके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कुल जोड़ निकालते हैं तो दोनों का ही द्रव्यमान 40 UN निकल कर आता है। यानी भार समान लेकिन पहचान अलग। आज इस चर्चा में डाल्टन के उस छोटे से ठोस गोले से लेकर थॉमसन के तरबूज, रदरफोर्ड के ऐतिहासिक अल्फा कण प्रयोग और नील्स बोर की क्वांटम कक्षाओं तक का एक लंबा और गहरा सफर तय किया गया है। न्यूट्रॉन की खोज और इलेक्ट्रॉनों के बंटवारे ने इस तस्वीर को पूरी तरह से मुकम्मल कर दिया। ये पूरी यात्रा इस बात का एक शानदार प्रमाण है कि विज्ञान में कोई भी सत्य अंतिम नहीं होता। हर पुरानी धारणा को चुनौती दी जा सकती है और हर नया प्रयोग हमें वास्तविकता के उस छुपे हुए सत्य के एक कदम और करीब ले जाता है जिसे हम सामान्य आंखों से नहीं देख सकते। का नजरिया ही बदल देता है। रदरफोर्ड के प्रयोग ने यह साबित किया कि परमाणु का अधिकांश हिस्सा, बल्कि लगभग पूरा हिस्सा ही बिल्कुल खाली है। अब इस तथ्य को अपने आसपास की दुनिया पर लागू करके देखा जा सकता है। हम इंसान, हमारे आसपास की हर ठोस चीज, जिस कुर्सी पर हम बैठते हैं, जो दीवारें हमें घेरती हैं, ये सब कुछ इन्हीं परमाणुओं से मिलकर बना है। तो तकनीकी और वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो हम और हमारे आसपास की हर ठोस दिखने वाली चीज 99.99% सिर्फ और सिर्फ खाली जगह है। तो फिर ये सवाल उठता है कि जब किसी ठोस दीवार पर हाथ मारा जाता है तो हाथ उस दीवार के आर पार क्यों नहीं चला जाता? वो दीवार इतनी ठोस क्यों लगती है? क्या ये सिर्फ हाथ के परमाणुओं के बाहरी इलेक्ट्रॉन और दीवार के परमाणुओं के बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच का एक भयानक प्रतिकर्षण या रिपेलिंग फोर्स है जो उनके नेगेटिव चार्ज के कारण पैदा होता है और एक दूसरे के आर पार जाने से रोक देता है? क्या असल में किसी चीज को छुआ ही नहीं जाता, बल्कि सिर्फ इस इलेक्ट्रोस्टैटिक बल को महसूस किया जाता है? इस रहस्यमयी और